एक बुजुर्ग व्यक्ति के पेट्रोल का भुगतान करने के बाद प्रबंधक ने उसे 2 घंटे बाद निकाल दिया। सब लोग उत्साहित थे। जब अनुष्का पेट्रोल पंप पर अपनी शिफ्ट शुरू करने के लिए पहुंची तो सुबह ठंडी और धुंधली थी। ईंधन की गंध और वाहनों का लगातार आना जाना अब उसकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। 35 साल की उम्र में अनुष्का 1 दशक से अधिक समय से इस जगह पर काम कर रही थी। हालांकि यह काम शानदार नहीं था, लेकिन इससे वह अपनी किशोर बेटी आरुषि का पालन पोषण कर पाती थी और अपनी मां सुमन के चिकित्सा खर्चों में मदद कर पाती थी। जैसे ही वह पेट्रोल पंप के लोगो वाली नीली वर्दी पहन रही थी, अनुष्का ने खिड़की से देखा कि बादल किसी भी समय बारिश करने की धमकी दे रहे थे। उसके सहकर्मी राहुल और मीरा पहले से ही अपने पदों पर तैयार थे, एक और दिन के काम के लिए तैयार थे। नमस्ते, अनुष्का ने थकी हुई लेकिन ईमानदार मुस्कान के साथ अभिवादन किया। राहुल, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें होती थीं, ने केवल एक गुर्राहट के साथ जवाब दिया। मीरा, जो अधिक युवा और ऊर्जावान थी, ने उत्साह से उसका अभिवादन किया। हाय अनु, ईंधन के स्वर्ग में एक और रोमांचक दिन के लिए तैयार हो, मीरा ने मजाक किया। अनुष्का ने हल्के से हंसते हुए कहा, हमेशा की तरह तैयार। कुछ नया? कुछ खास नहीं, मीरा ने जवाब दिया। हालांकि बॉस ने कहा कि वह आज बाद में एक आकस्मिक निरीक्षण के लिए आएंगे, अनुष्का ने चिंता की एक झलक महसूस की। आकस्मिक निरीक्षण हमेशा उसे घबरा देते थे, हालांकि वह जानती थी कि वह अपना काम अच्छी तरह करती है। एक गहरी सांस लेकर वह कैश काउंटर पर अपनी जगह पर चली गई। घंटे बीतते गए। हर बार जब दरवाजे की घंटी बजती थी तो ग्राहक आते जाते रहते थे। पेट्रोल पंपों की निरंतर गूंज के बीच अनुष्का हर ग्राहक को थकान के बावजूद एक मित्रवत मुस्कान के साथ सेवा देती रही। दोपहर के करीब सब कुछ बदल गया। घंटी एक बार फिर बजी और अनुष्का ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को अंदर आते देखा। वह धीमे और अनिश्चित कदमों से चल रहा था, एक छड़ी का सहारा लेते हुए। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी नीली आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी नाजुक दिखने वाली उपस्थिति के विपरीत थी। बुजुर्ग व्यक्ति काउंटर के पास आया और अनुष्का ने देखा कि वह भ्रमित और परेशान लग रहा था। नमस्ते श्रीमान, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? अनुष्का ने विनम्रता से पूछा। आदमी ने उसे देखा और एक क्षण के लिए खोया हुआ लगा। फिर, जैसे अचानक याद आया हो कि वह वहां क्यों था, उसने कांपती आवाज में बोला, मैंने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया है, लेकिन मुझे अपना बटुआ नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पता मैंने इसे कहाँ रखा। उसके हाथ अपनी पुरानी जैकेट की जेबों में कांपते हुए ढूंढ रहे थे। अनुष्का ने सहानुभूति की एक लहर महसूस की। चिंता मत कीजिए श्रीमान। पेट्रोल की कीमत क्या थी? मुझे लगता है 500 रुपए थे, बुजुर्ग व्यक्ति ने शर्म से टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। लेकिन मैं इसका भुगतान नहीं कर सकता। मुझे बहुत खेद है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अनुष्का ने चारों ओर देखा। राहुल किसी अन्य ग्राहक के साथ व्यस्त था और मीरा अपने ब्रेक पर गई थी। बिना 2 बार सोचे, अनुष्का ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। चिंता मत कीजिए, उसने धीमे से कहा। मैं इसका ध्यान रखूंगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे आश्चर्य और कृतज्ञता से देखा। लेकिन कैसे? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, अनुष्का ने नरमी से मुस्कुराया। मैं जोर देती हूं, हम सभी को कभी न कभी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आपका नाम क्या है श्रीमान? रामू, बुजुर्ग व्यक्ति ने आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया। ठीक है रामू जी, मैं अनुष्का हूं और इसकी चिंता मत कीजिए। इसे अच्छी भावना का एक कार्य समझिए। कांपते हाथों से अनुष्का ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उन्हें सामान्य भुगतान की तरह कैश रजिस्टर में दर्ज किया। रामू उसे देख रहा था, अभी भी इस अजनबी की दयालुता पर अविश्वास करते हुए। मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, अनुष्का, रामू ने कहा, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। आप एक फरिश्ता हैं, अनुष्का ने अपने गले में एक गांठ महसूस की। यह कुछ भी नहीं है, सच में। बस मुझे वादा कीजिए कि आप सावधान रहेंगे और अगली बार अपना बटुआ नहीं भूलेंगे, रामू ने जोर से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा, अनुष्का,
जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे अपनी कार की ओर चला गया, अनुष्का ने भावनाओं का एक मिश्रण महसूस किया। एक तरफ वह किसी जरूरतमंद की मदद करने से संतुष्ट थी, दूसरी ओर वह जानती थी कि उसने अभी अभी ऐसे पैसे खर्च किए थे जिन्हें वह वास्तव में खो नहीं सकती थी। जो अनुष्का उस समय नहीं जानती थी वह यह था कि उसके दयालुता के कार्य को देखा गया था। राहुल, जिसने अपने ग्राहक के साथ काम खत्म कर लिया था, ने दूर से पूरी घटना देखी थी। जैसे ही रामू चला गया, उसकी भौहें और अधिक तन गईं। तुमने क्या किया है, अनुष्का? राहुल ने काउंटर के पास आते हुए पूछा। अनुष्का चौंक गई। उसे एहसास नहीं हुआ था कि राहुल वहां था। मैंने बस एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की जो अपना पेट्रोल नहीं चुका सकता था, उसने जवाब दिया। राहुल ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, मदद? तुमने जो किया है वह कंपनी का पैसा दे दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह बूढ़ा आदमी तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था? यह धोखा नहीं था, राहुल, अनुष्का ने जवाब दिया, अपने गालों पर गर्मी महसूस करते हुए। वह एक भ्रमित बुजुर्ग व्यक्ति था। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, राहुल ने जवाब दिया। यह हमारी समस्या नहीं है अगर लोग भुगतान नहीं कर सकते। तुमने अभी अभी कंपनी की नीति का उल्लंघन किया है, तुम जानती हो। इससे पहले कि अनुष्का जवाब दे पाती, दरवाजा फिर से खुला और मीरा अपने ब्रेक से वापस आ गई। वातावरण में तनाव को महसूस करते हुए उसने राहुल से अनुष्का की ओर देखा। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? उसने पूछा। राहुल ने अनुष्का के कार्य को एक गंभीर गलती के रूप में चित्रित करते हुए उसे जो हुआ था बताने में देर नहीं की। मीरा ने बढ़ती हुई आंखों के साथ सुना। अनु, क्या यह सच है? मीरा ने अविश्वास से पूछा। क्या तुमने अपने पैसे से एक ग्राहक का पेट्रोल भरा? अनुष्का ने सिर हिलाया, खुद को अधिक से अधिक असहज महसूस करते हुए। हाँ, मैंने किया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपना बटुआ भूल दिया था। मैं उसे यूं ही फंसा हुआ नहीं छोड़ सकती थी। मीरा ने अपना सिर हिलाया। ओह अनु, तुम्हारा दिल सोने का है, लेकिन इससे तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। क्या होगा अगर बॉस को पता चल गया? बॉस को पता चल जाएगा, राहुल ने गुर्राया। मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। हम लोगों को हमारा फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते। अनुष्का ने महसूस किया कि घबराहट उस पर हावी हो रही है। कृपया राहुल, बॉस को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह फिर से नहीं होगा। लेकिन राहुल ने पहले ही अपना फोन निकाल लिया था और एक नंबर डायल कर रहा था। मुझे खेद है अनुष्का, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी सूचना दूं। जब राहुल फोन पर बात कर रहा था, अनुष्का काउंटर पर झुक गई, महसूस करते हुए कि दुनिया उस पर गिर रही है। कैसे वह जो सही समझती थी वह करने से नौकरी खोने के कगार पर पहुंच गई। मीरा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे खेद है अनु, मैं जानती हूं कि तुम्हारे इरादे अच्छे थे, लेकिन नियम नियम हैं। अनुष्का ने चुपचाप सिर हिलाया, उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने रामू के बारे में सोचा, अपनी मां सुमन के बारे में, उन बिलों के बारे में जो उसे चुकाने थे। अगर वह यह नौकरी खो देती तो क्या करेगी? दिन का बाकी समय अनुष्का के लिए चिंता की धुंध में बीता। हर बार जब दरवाजे की घंटी बजती, वह डरती थी कि कहीं बॉस उसे बर्खास्त करने के लिए न आ गया हो। राहुल हर बार जब उनके रास्ते आपस में मिलते तो उसे नापसंदगी से देखता, जबकि मीरा अजीब मुस्कानों के साथ उसे उत्साहित करने की कोशिश करती। जब आखिरकार बंद करने का समय आया, तो अनुष्का भावनात्मक और शारीरिक रूप से थक गई थी। उसने यांत्रिक गति से अपनी वर्दी उतारी, दिन की घटनाओं को मिटा देने की इच्छा करते हुए। अनुष्का, मीरा ने पुकारा जब वह जाने ही वाली थी। बॉस ने फोन किया था। वह कल सुबह पहली बात अपने कार्यालय में तुमसे मिलना चाहते हैं। अनुष्का ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। उसने कमजोरी से सिर हिलाया और बाहर ठंडी रात में निकल गई, सोचते हुए कि कैसे दयालुता का एक साधारण कार्य उसके जीवन में इतना उथल पुथल मचा सकता है। जैसे जैसे वह बस स्टॉप की ओर चली, अनुष्का रामू के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी, उस बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उसने मदद की थी। क्या वह घर सुरक्षित पहुंच गया होगा? क्या वह ठीक होगा? एक पल के लिए
उसने कल्पना करने की अनुमति दी कि शायद किसी तरह से दयालुता का यह कार्य उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। लेकिन जैसे जैसे बस उसके स्टॉप के करीब पहुंची, वास्तविकता ने उसे जोर से प्रहार किया। कल वह अपनी नौकरी खो सकती थी और उसके साथ वह स्थिरता जिसे उसने अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत से बनाया था। भारी दिल के साथ अनुष्का बस में चढ़ गई, यह नहीं जानते हुए कि उसका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था। अगली सुबह धूसर और बारिश वाली थी, जैसे मौसम अनुष्का के मनोदशा को प्रतिबिंबित करना चाहता हो। वह जल्दी उठ गई, अपने अलार्म के बजने से बहुत पहले, अशांत नींद और बुरे सपनों से भरी रात के बाद। रसोई में उसे अपनी बेटी आरुषि पहले से ही जागी हुई मिली, नाश्ता तैयार करते हुए। 16 साल की उम्र में आरुषि अपनी उम्र के हिसाब से एक जिम्मेदार और परिपक्व किशोरी थी, अपनी मां के बलिदानों के प्रति जागरूक। गुड मॉर्निंग मम्मी, आरुषि ने अभिवादन किया, तुरंत अपनी मां के चिंतित चेहरे को नोटिस करते हुए। क्या आप ठीक हैं? आप पीली लग रही हैं। अनुष्का ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ी थकी हुई हूं। आरुषि ने एक पल के लिए भी विश्वास नहीं किया। मम्मी, मैं आपको जानती हूं, कुछ तो आपको परेशान कर रहा है। क्या हुआ है? अनुष्का ने एक लंबी सांस ली, रसोई की मेज पर बैठते हुए। वह जानती थी कि वह अपनी बेटी से सच्चाई नहीं छिपा सकती, खासकर जब परिणाम पूरे परिवार को प्रभावित कर सकते थे। कल काम पर कुछ हुआ, अनुष्का ने शुरू किया। मैंने एक ग्राहक की मदद की जो अपना पेट्रोल नहीं चुका सकता था। मैंने अपने पैसे से भुगतान किया। आरुषि की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। लेकिन मम्मी, यह तो आपकी तरफ से बहुत दयालु था। यह बुरी बात क्यों लगती है? क्योंकि यह कंपनी की नीतियों के खिलाफ है, अनुष्का ने समझाया। और अब बॉस मुझे आज सुबह देखना चाहते हैं। मुझे डर है कि मैं अपनी नौकरी खो सकती हूं। आरुषि ने अपने हाथ में पकड़ी स्पैटुला गिरा दी, धातु की आवाज छोटी रसोई में गूंज गई। क्या? लेकिन यह अन्यायपूर्ण है। आप केवल अच्छा व्यक्ति बन रही थी। मैं जानती हूं बेटा, अनुष्का ने जवाब दिया, अपने गले में एक गांठ महसूस करते हुए। लेकिन कभी कभी अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं होते। आरुषि अपनी मां के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा मम्मी, ठीक होना ही चाहिए। आप सबसे अच्छी इंसान हैं जिन्हें मैं जानती हूं। अनुष्का ने अपनी बेटी को गले लगाया, उसके समर्थन के लिए आभारी। उसी समय उन्होंने कदमों की आवाज सुनी और रसोई का दरवाजा खुला, जिसमें सुमन, अनुष्का की मां, प्रकट हुई। सुमन 65 वर्ष की एक महिला, सफेद बालों और अनुष्का की तरह ही गर्म आंखों वाली, अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए रसोई में प्रवेश की। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सुमन हमेशा अपने परिवार के लिए ताकत का स्तंभ रही थी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारों, सुमन ने अभिवादन किया। लेकिन उनकी मुस्कान गायब हो गई जब उन्होंने अपनी बेटी और पोती के गंभीर चेहरे देखे। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे तुम लोग किसी अंतिम संस्कार में हो, अनुष्का ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जबकि आरुषि चुपचाप नाश्ता तैयार करती रही। सुमन ने ध्यान से सुना, उनका चेहरा चिंता से लेकर आक्रोश तक बदलता रहा। कैसी बेतुकी बात है? सुमन ने उद्घोष किया जब अनुष्का ने अपनी बात समाप्त की। किसी को दया दिखाने के लिए बर्खास्त करना? हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां नियम कभी कभी मानवता से ऊपर होते हैं, अनुष्का ने कड़वाहट के साथ जवाब दिया। मेरी बात सुनो अनुष्का, सुमन ने कहा, अपनी बेटी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए। आज जो भी हो, याद रखो कि तुमने सही किया। और अगर तुम्हारा वह बॉस यह नहीं देख सकता, तो वह तुम्हें कर्मचारी के रूप में पाने के लायक नहीं है। अनुष्का ने कमजोरी से मुस्कुराया, अपने परिवार के समर्थन के लिए आभारी। धन्यवाद मां। मुझे नहीं पता कि मैं तुम दोनों के बिना क्या करती। उन्होंने एक साथ नाश्ता किया, हवा में तैरते तनाव के बावजूद हल्की बातचीत बनाए रखने की कोशिश करते हुए। जब अनुष्का के जाने का समय आया, तो आरुषि और सुमन दोनों ने उसे कसकर गले लगाया। गुड लक मम्मी, आरुषि ने कहा। हम आपके बारे में सोच रहे होंगे। उन्हें दिखा दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो, मेरी बच्ची, सुमन ने जोड़ा। और याद रखो, जो भी हो,
हम तुम्हारे लिए यहाँ होंगे। अपने परिवार के समर्थन के कारण दिल थोड़ा हल्का महसूस करते हुए अनुष्का पेट्रोल पंप की ओर चल पड़ी। बारिश कम हो गई थी, लेकिन आकाश अभी भी धूसर और धमकी भरा था, जैसे उसके अंदर की अनिश्चितता को प्रतिबिंबित कर रहा हो। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि बॉस की कार पहले से ही कार्यालय के सामने खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, अपने नसों को शांत करने की कोशिश करते हुए, और अंदर चली गई। बॉस अमित शर्मा लगभग 50 वर्ष के एक व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद थे और चेहरे पर हमेशा एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। जब अनुष्का छोटे कार्यालय में प्रवेश की, वह अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। गुड मॉर्निंग अनुष्का, अमित ने कहा, उनकी आवाज तटस्थ थी। कृपया बैठिए, अनुष्का बैठ गई, अपने कांपते हाथों को छिपाने के लिए अपनी गोद में रखते हुए। गुड मॉर्निंग श्री शर्मा, अमित ने उसे एक पल के लिए गौर से देखा, फिर बोले, अनुष्का, मुझे कल एक घटना के बारे में सूचित किया गया है। क्या आप मुझे अपना पक्ष बता सकती हैं? अनुष्का ने सिर हिलाया और रामू, बुजुर्ग व्यक्ति जो अपना पेट्रोल नहीं चुका सकता था, के साथ हुई घटना का वर्णन करना शुरू किया। जब वह बोल रही थी, उसने देखा कि अमित का चेहरा थोड़ा नरम हो गया। जब उसने समाप्त किया, अमित ने गहरी सांस ली। अनुष्का, मैं आपके इरादों को समझता हूं, सच में। लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमारी नीतियां एक कारण से हैं। मैं जानती हूं, सर, अनुष्का ने जवाब दिया, अपने गले में एक गांठ महसूस करते हुए। और मैं आपको आश्वासन देती हूं कि यह फिर कभी नहीं होगा। अमित आगे झुके, अपनी कोहनियों को डेस्क पर टिकाते हुए। समस्या यह है कि यह पहले ही हो चुका है, अनुष्का। और एक प्रबंधक के रूप में मैं हमारी नीतियों के सीधे उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अनुष्का ने महसूस किया कि उसका दिल डूब रहा है। श्री शर्मा, कृपया। यह नौकरी मेरे लिए सब कुछ है। मेरी एक बेटी है और एक मां जो मुझ पर निर्भर है। मैं जानता हूं, अनुष्का, अमित ने कहा, और एक पल के लिए वह वास्तव में दुखी दिखाई दिए। लेकिन मुझे कंपनी के हित के बारे में सोचना होगा। मुझे खेद है, लेकिन आप मुझे कोई विकल्प नहीं देती। आप बर्खास्त हैं। शब्द एक शारीरिक प्रहार की तरह गिरे। अनुष्का ने महसूस किया कि उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। कृपया, श्री शर्मा। कोई अन्य समाधान होना चाहिए। मैं अतिरिक्त घंटे काम कर सकती हूं, वेतन में कटौती स्वीकार कर सकती हूं, कुछ भी, लेकिन अमित ने सिर हिलाया। मेरा निर्णय अंतिम है, अनुष्का। आप अपना सामान ले सकती हैं और जा सकती हैं। आपको अपना अंतिम चेक डाक से मिलेगा। कांपती टांगों के साथ अनुष्का खड़ी हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बुरे सपने में थी जिससे वह जाग नहीं सकती थी। वह कार्यालय से बाहर निकली, अपने सहकर्मियों की दया भरी नजरों के प्रति बमुश्किल जागरूक, जब वह अपना सामान इकट्ठा कर रही थी। जब वह आखिरी बार पेट्रोल पंप से बाहर निकली, तो बारिश फिर से तेज हो गई थी। अनुष्का ने बारिश की बूंदों को अपने गालों पर बहने वाले आंसुओं के साथ मिलने दिया। वह आरुषि और सुमन को कैसे बताएगी कि उसने अपनी नौकरी खो दी है? वह कुछ देर बिना किसी लक्ष्य के चलती रही, घर वापस जाने और खबर देने का सामना करने में असमर्थ। अंत में वह अपने घर के पास एक छोटे से पार्क में पहुंच गई। वह एक गीली बेंच पर बैठ गई, अब ठंड या नमी की परवाह किए बिना। जब वह वहां बैठी थी, जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी, उसने एक परिचित आवाज सुनी। अनुष्का, क्या तुम हो? उसने ऊपर देखा और अपनी पड़ोसी और वर्षों की दोस्त प्रिया को देखा। प्रिया जल्दी से पास आई, अनुष्का की स्थिति देखकर चिंतित। क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने पूछा, उसके बगल में बैठते हुए और उसे अपने छाते के नीचे लेते हुए। अनुष्का अपनी भावनाओं को और रोक न पाते हुए रोने लगी। हिचकियों के बीच उसने प्रिया को सब कुछ बताया जो हुआ था। प्रिया ने चुपचाप सुना, अनुष्का की पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए, उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए। जब अनुष्का ने अपना वर्णन समाप्त किया, प्रिया ने दृढ़ता से बोला, मेरी बात सुनो, अनुष्का। जो तुम्हारे साथ हुआ है वह अन्यायपूर्ण है, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है। तुम एक मजबूत और सक्षम महिला हो। तुम एक और नौकरी ढूंढ लोगी। लेकिन कैसे? अनुष्का ने निराशा से पूछा। कौन किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी देगा जिसे एक ग्राहक की मदद करने के लिए निकाल दिया गया था?
प्रिया ने धीरे से मुस्कुराया। कोई जो दया और ईमानदारी की कद्र करता है। और जब तक तुम वह नौकरी नहीं ढूंढ लेती, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा परिवार है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। प्रिया के शब्द अनुष्का के घायल दिल के लिए मरहम की तरह थे। पहली बार जब से वह अमित के कार्यालय से बाहर निकली थी, उसने उम्मीद की एक किरण महसूस की। धन्यवाद प्रिया, अनुष्का ने कहा, अपने आंसू पोंछते हुए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करती। इसीलिए तो दोस्त होते हैं, प्रिया ने जवाब दिया। अब चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनकी जरूरत है। वे साथ साथ अनुष्का के घर की ओर चल पड़ी। जब वे अंदर पहुंचे तो आरुषि और सुमन बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अनुष्का का चेहरा देखते ही उन्हें तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ था। आरुषि अपनी मां को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी, जबकि सुमन जितनी जल्दी हो सके अपनी छड़ी के साथ पास आई। ओह मम्मी, आरुषि ने आंखों में आंसू के साथ कहा, मुझे बहुत खेद है। हम तुम्हारे साथ हैं मेरी बच्ची, सुमन ने जोड़ा, गले लगाने में शामिल होते हुए। अनुष्का ने अपने परिवार के प्यार में खुद को समाहित कर लिया, महसूस करते हुए कि सब कुछ के बावजूद वह अकेली नहीं थी। प्रिया दरवाजे से देख रही थी, उसके चेहरे पर दुख और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। अनुष्का, प्रिया ने कहा, सबका ध्यान आकर्षित करते हुए, मुझे एक विचार आया है। मेरा भाई एक बड़ी कंपनी में मानव संसाधन में काम करता है। मुझे उससे बात करने दो। शायद वह तुम्हें कुछ ढूंढने में मदद कर सके। अनुष्का आभारी महसूस कर रही थी। धन्यवाद प्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस मुझे वादा करो कि तुम उम्मीद नहीं खोओगी। जैसे ही प्रिया चली गई, जल्द ही खबर लेकर वापस आने का वादा करते हुए अनुष्का अपने परिवार के साथ बैठ गई। उसने उन्हें सब कुछ बताया, रामू के साथ हुई घटना से लेकर अमित के साथ उसकी बातचीत तक। उस आदमी को नहीं पता कि उसने क्या खोया है, सुमन ने दृढ़ता से कहा। कोई भी कंपनी तुम्हें पाकर भाग्यशाली होगी। मम्मी, आरुषि ने कहा, अपनी उम्र के लिए असामान्य दृढ़ता के साथ। मैं स्कूल छोड़ सकती हूं और मदद करने के लिए नौकरी ढूंढ सकती हूं। बिल्कुल नहीं, अनुष्का ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हारी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हम तुम्हारे भविष्य का बलिदान किए बिना आगे बढ़ने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। उनके सामने खड़ी अनिश्चितता के बावजूद परिवार पहले से कहीं अधिक एकजुट हो गया। उन्होंने दिन का बाकी समय एक साथ बिताया, योजनाएं बनाते हुए, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए और कभी कभी हंसते हुए भी। उस रात जब अनुष्का सोने के लिए तैयार हो रही थी, उसने खिड़की से बाहर अंधेरी और बारिश वाली सड़क की ओर देखा। वह नहीं जानती थी कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वह उसका सामना उसी दया और दृढ़ता के साथ करने का निश्चय कर चुकी थी जो हमेशा से उसकी विशेषता रही थी। जो अनुष्का नहीं जान सकती थी वह यह था कि शहर के दूसरे हिस्से में उसके दयालुता के कार्य से शुरू हुई घटनाएं एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थीं जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। अगले कुछ दिन अनुष्का और उसके परिवार के लिए भावनाओं का भंवर थे। हर सुबह वह एक नई नौकरी खोजने के दृढ़ संकल्प के साथ उठती, लेकिन हर रात निराश और थकी हुई घर लौटती। दरवाजे एक के बाद एक बंद होते जा रहे थे और बिल रसोई की मेज पर चिंताओं के पहाड़ की तरह जमा हो रहे थे। आरुषि अपनी तरफ से मदद करने की हर संभव कोशिश कर रही थी। पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देने की पेशकश करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। सुमन अपनी ओर से अपनी दवाओं में कटौती करके कुछ पैसे बचाने पर जोर दे रही थी, जिसे अनुष्का दृढ़ता से मना कर रही थी। आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है मां, अनुष्का हर बार कहती जब सुमन इस विषय को उठाती। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह दूसरा रास्ता और भी दूर लगने लगा। प्रिया अपने वादे के अनुसार अपने भाई से बात कर चुकी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस अवसर सामने नहीं आया था। इस बढ़ती निराशा के बीच कुछ अप्रत्याशित घटा। एक दोपहर जब अनुष्का स्थानीय अखबार में नौकरी के विज्ञापनों को एक बार फिर से देख रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, अनुष्का ने बिना किसी उम्मीद के जवाब दिया। क्या मैं अनुष्का कुमार से बात कर रहा हूं?
फोन के दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज पूछी। जी हाँ, मैं ही हूं, अनुष्का ने जवाब दिया, इस औपचारिक स्वर से इंट्रिग्ड होकर। मेरा नाम विकास गुप्ता है, आदमी ने जारी रखा। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण मामले पर बात करना चाहता हूं। क्या हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं? अनुष्का ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की। वह किसी विकास गुप्ता को नहीं जानती थी और एक अजनबी से मिलने का विचार उसे घबरा रहा था। लेकिन उसकी निराशाजनक स्थिति ने उसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मजबूर किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किस बारे में है? उसने सावधानी से पूछा। फोन की दूसरी तरफ से एक पल का मौन रहा। इससे पहले कि विकास ने जवाब दिया, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना पसंद करूंगा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह कुछ ऐसा है जो आपको बहुत रुचिकर लगेगा। अनुष्का जानती थी कि वह कोने की कैफे को अच्छी तरह जानती थी। यह उसके घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था, हमेशा लोगों से भरा रहता था और एक सुखद माहौल था। हाँ, मैं जानती हूं, उसने जवाब दिया। बढ़िया, विकास ने कहा। क्या हम कल सुबह 10 बजे वहां मिल सकते हैं? अनुष्का ने एक पल के लिए सोचा। उसकी जिज्ञासा और अपनी किस्मत में बदलाव की जरूरत ने अंततः उसकी सावधानी पर विजय पाई। ठीक है, उसने सहमति दी। मैं वहां रहूंगी। बहुत अच्छा, विकास ने कहा और अनुष्का उसकी आवाज में राहत का स्वर सुन सकती थी। कल मिलते हैं, अनुष्का। और मुझसे मिलने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद। फोन रखने के बाद अनुष्का फोन को घूरती रही, सोच रही थी कि वह किस चीज में फंस गई है। जब उसने आरुषि और सुमन को रहस्यमय कॉल के बारे में बताया तो दोनों ने अपनी चिंता व्यक्त की। मम्मी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह अच्छा विचार है? आरुषि ने पूछा, भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई। यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी बेटी सही कह रही है, अनुष्का, सुमन ने जोड़ा। हम नहीं जानते कि यह आदमी कौन है या क्या चाहता है। अनुष्का उनकी चिंताओं को समझती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ उसे कह रहा था कि उसे इस मीटिंग में जाना चाहिए। मैं ठीक रहूंगी, उसने उन्हें आश्वस्त किया। हम एक सार्वजनिक जगह पर मिल रहे हैं और अगर मुझे कुछ संदिग्ध लगता है तो मैं तुरंत वहां से चली जाऊंगी। अगली सुबह अनुष्का ने सावधानी से कपड़े पहने, एक नीले रंग की ब्लाउज चुनी जिसके बारे में आरुषि हमेशा कहती थी कि वह उस पर अच्छी लगती है, और काली पैंट। वह अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी, हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था। जब वह कैफे पहुंची तो अंदर जाने से पहले एक पल के लिए रुकी, अपने नर्वस को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए। ताजा कॉफी और मीठी ब्रेड की सुगंध ने उसका स्वागत किया। जब उसने दरवाजा खोला, उसने चारों ओर देखा, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो विकास गुप्ता हो सकता था। उसकी नजर पीछे की एक मेज पर बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर पड़ी। जब उनकी नजरें मिलीं, तो आदमी मुस्कुराया और उसे पास आने का इशारा किया। अनुष्का कुमार, उसने पूछा जब वह मेज तक पहुंची। अनुष्का ने सिर हिलाया, अपने सामने खड़े व्यक्ति का अध्ययन करते हुए। विकास गुप्ता की उम्र लगभग 45 वर्ष लग रही थी। उनके गहरे बालों में सफेद बाल थे और पतले चश्मे के पीछे दयालु आंखें थीं। वह एक अनौपचारिक लेकिन अच्छी क्वालिटी का सूट पहने हुए थे। मैं विकास गुप्ता हूं, उन्होंने अपना परिचय देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कृपया बैठिए। अनुष्का ने उनका हाथ मिलाया और बैठ गई, अभी भी इंट्रिग्ड और थोड़ी घबराई हुई। श्री गुप्ता, यह सब किस बारे में है? अनुष्का ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। विकास मुस्कुराए, एक ऐसा भाव जो कृतज्ञता और कुछ ऐसा मिश्रित करता था जिसे अनुष्का पहचान नहीं सकी, शायद नॉस्टैल्जिया। बेशक, विकास ने कहा। लेकिन पहले, क्या आपको कुछ लेने में कोई आपत्ति होगी? मैं अतिथि हूं, अनुष्का ने स्वीकार किया, और जल्द ही उनके सामने 2 गर्मागर्म कॉफी के कप और एक प्लेट मीठी ब्रेड थी। विकास ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया इससे पहले कि वे बोले। अनुष्का, क्या आपको कुछ हफ्ते पहले पेट्रोल पंप पर मदद किए गए एक बुजुर्ग व्यक्ति याद है? एक व्यक्ति जो अपना पेट्रोल नहीं चुका सकता था। अनुष्का ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस आदमी को इसके बारे में कैसे पता था? हाँ, उसने सावधानी से जवाब दिया। मुझे याद है, विकास ने सिर हिलाया, जैसे वे अपने लिए कुछ पुष्टि कर रहे थे। वह व्यक्ति मेरे पिता थे,
रामू गुप्ता, विकास ने समझाया। अनुष्का शब्दहीन हो गई, इस जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए। आपके पिता? लेकिन कैसे? मेरे पिता को अल्जाइमर है, विकास ने समझाया, उनकी आवाज में दुख की एक झलक थी। उस दिन वे घर से भाग गए थे। जब हमने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया तो वे पेट्रोल पंप पर एक अनुष्का नाम के फरिश्ते के बारे में बात कर रहे थे जिसने उनकी मदद की थी। अनुष्का ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन रही है। मैंने केवल वही किया जो मुझे सही लगा, उसने कहा। विकास ने उसे कृतज्ञता और प्रशंसा के मिश्रण के साथ देखा। जो आपने किया वह सही से कहीं अधिक था, अनुष्का। वह एक असाधारण दयालुता का कार्य था और यही कारण है कि मैं आज यहां हूं। अनुष्का ने इंतजार किया, महसूस करते हुए कि वह कुछ महत्वपूर्ण सुनने वाली थी। विकास ने जारी रखा, देखिए अनुष्का, मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया है। मैं उस पेट्रोल पंप का मालिक हूं। अनुष्का की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आप मालिक हैं? लेकिन फिर? हाँ, विकास ने सिर हिलाया। मुझे उस दिन जो हुआ और उसके बाद के दिनों में जो हुआ, सब पता है। मुझे पता है कि आपको मेरे पिता की मदद करने के लिए निकाल दिया गया था। अनुष्का ने भावनाओं का एक मिश्रण महसूस किया, भ्रम, आश्चर्य और आशा की एक छोटी सी किरण जिसे वह बढ़ावा देने की हिम्मत नहीं कर रही थी। श्री गुप्ता, मैं। विकास ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। कृपया मुझे विकास कहें और मुझे खत्म करने दें। जब मुझे पता चला कि क्या हुआ था तो मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था। न केवल आपकी बर्खास्तगी की अन्यायपूर्णता के कारण, बल्कि इसलिए भी कि मेरी अपनी कंपनी ने इतने शुद्ध दयालुता के कार्य को दंडित किया था। उन्होंने एक पल के लिए रुककर अपनी कॉफी का एक और घूंट लिया, फिर जारी रखा। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में जांच की है, आपके पूर्व सहकर्मियों से बात की है, मैनेजर से बात की है। सभी आपके बारे में अद्भुत बातें कहते हैं। अनुष्का, आपकी कार्य नैतिकता के बारे में, आपकी दयालुता के बारे में, आपकी समर्पण के बारे में। अनुष्का प्रशंसा से लाल हो गई, नहीं जानती कि क्या कहना है। और इसीलिए विकास ने आगे झुकते हुए जारी रखा, मैं आपको कुछ पेशकश करना चाहता हूं। अनुष्का ने इंतजार किया, अपने दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस करते हुए। मैं आपको पेट्रोल पंप का जनरल मैनेजर का पद देना चाहता हूं। अनुष्का का मुंह खुला रह गया, निश्चित रूप से उसने गलत सुना था। क्या? लेकिन कैसे? मेरे पास मैनेजर के रूप में कोई अनुभव नहीं है, विकास मुस्कुराए। आपके पास अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ है, अनुष्का। आपके पास ईमानदारी है, करुणा है और एक बड़ा दिल है। ये वे गुण हैं जिनकी मैं अपने व्यवसाय का नेतृत्व करने वाले किसी व्यक्ति में तलाश करता हूं। अनुष्का ने महसूस किया कि उसका सिर चकरा रहा था। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन वर्तमान मैनेजर का क्या होगा? अमित का? विकास का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। अमित को हमारी अन्य शाखाओं में से एक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आपकी स्थिति के उनके प्रबंधन ने मुझे दिखाया कि वे उन मूल्यों को साझा नहीं करते जो मैं अपनी कंपनी के लिए चाहता हूं। अनुष्का कुछ पल के लिए चुप रही, उसे जो कुछ भी सुना था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड ने उसके दया के कार्य को सबसे अप्रत्याशित तरीके से पुरस्कृत करने का फैसला किया हो। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज केवल एक फुसफुसाहट थी। विकास दयालुता से मुस्कुराए। आपको अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक अप्रत्याशित प्रस्ताव है और एक बड़ा बदलाव है। इस पर सोचने के लिए कुछ दिन ले लीजिए। उन्होंने मेज पर एक व्यावसायिक कार्ड सरकाया। यहां मेरा कार्ड है। जब आप निर्णय ले लें तो मुझे कॉल करें। अनुष्का ने कांपते हाथों से कार्ड लिया, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा था। धन्यवाद, वह बोल पाई। इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं इस पर ध्यान से विचार करूंगी। विकास ने सिर हिलाया और खड़े होते हुए कहा, यह कम से कम मैं कर सकता हूं। मेरे पिता के लिए जो आपने किया। उसके बाद विदा लेते समय विकास ने जोड़ा, उनकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। और अनुष्का, आपके निर्णय की परवाह किए बिना, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप जैसे लोग दुनिया को बेहतर जगह बनाते हैं। इन शब्दों के साथ विकास चले गए, अनुष्का को वहीं बैठे छोड़ गए।
अपने हाथों में कार्ड को घूरते हुए और ऐसा महसूस करते हुए जैसे वह अभी अभी एक सपने से जागी हो। जब वह आखिरकार जाने के लिए उठी तो अनुष्का को ऐसा लग रहा था जैसे वह तैर रही हो। वह घर की ओर चली, एक सुन्न अवस्था में जो कुछ भी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। घर पहुंचने पर उसे आरुषि और सुमन चिंता के साथ प्रतीक्षा करते हुए मिली। मम्मी, आरुषि ने उसकी ओर दौड़ते हुए पुकारा। कैसा रहा? वह आदमी कौन था? क्या आप ठीक हैं? सुमन धीरे धीरे पास आईं, अपनी छड़ी पर टिके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही चिंता और जिज्ञासा का भाव था। अनुष्का सोफे पर बैठ गई, अचानक थकान महसूस करते हुए, लेकिन उत्साहित भी। बैठो, उसने कहा। मुझे तुम लोगों को कुछ अविश्वसनीय बताना है। अगले घंटे के दौरान अनुष्का ने उन्हें सब कुछ बताया जो कैफे में हुआ था। उसने उन्हें विकास के बारे में बताया, उनके पिता रामू के बारे में और आश्चर्यजनक नौकरी की पेशकश के बारे में। आरुषि और सुमन ने बढ़ती हुई आंखों के साथ सुना, कभी कभी आश्चर्य से उद्घोष करते हुए। जब अनुष्का ने अपना वर्णन समाप्त किया तो एक पल के लिए स्तब्ध सन्नाटा छा गया। फिर आरुषि अपनी सीट से उछल पड़ी। मम्मी, यह अद्भुत है, वह चिल्लाई, अनुष्का को गले लगाते हुए। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। सुमन, अधिक शांत लेकिन आंखों में खुशी की चमक के साथ, सिर हिलाया। अनुष्का, मेरी बच्ची, यह एक शानदार अवसर है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी दयालुता को 1000 गुना वापस कर रहा हो। अनुष्का मुस्कुराई, उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण महसूस करते हुए। मुझे पता है यह अविश्वसनीय है, लेकिन अगर मैं इसके लायक न हुई तो? मैंने कभी मैनेजर नहीं रही। बकवास, सुमन ने दृढ़ता से कहा। तुम बुद्धिमान हो, मेहनती हो और तुम्हारा दिल सोने का है। यह किसी भी अनुभव से अधिक मूल्यवान है, आरुषि ने जोड़ा। इसके अलावा वह विकास आप में विश्वास करता है। उसे अपना व्यवसाय पता होगा और वह आपको चुन रहा है। अनुष्का ने अपनी बेटी और मां को देखा, उनके समर्थन और विश्वास से अभिभूत हो गई। तुम लोग सही हो, उसने अंततः कहा। मैं इसे स्वीकार करूंगी। मैं इस नई चुनौती में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। उस रात के खाने के बाद और अपने परिवार से और अधिक प्रोत्साहन के शब्द प्राप्त करने के बाद अनुष्का अपने बिस्तर पर बैठी, फोन हाथ में और विकास का कार्ड सामने रखा हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। विकास ने दूसरी घंटी पर जवाब दिया। हेलो? हेलो, विकास, अनुष्का ने कहा, अपनी आवाज की दृढ़ता से खुद आश्चर्यचकित। मैं अनुष्का कुमार बोल रही हूं। मैंने एक निर्णय लिया है। मैं आपकी पेशकश स्वीकार करती हूं। वह विकास की आवाज में मुस्कान सुन सकती थी जब उन्होंने जवाब दिया। बहुत अच्छी खबर है, अनुष्का। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। क्या आपको कल मिलकर विवरण पर चर्चा करना ठीक लगेगा? बिल्कुल, अनुष्का ने जवाब दिया। समय और स्थान तय करने के बाद अनुष्का ने फोन रख दिया, एक साथ घबराहट और उत्साहित महसूस करते हुए। वह जानती थी कि उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि वह सही रास्ते पर थी। जैसे जैसे वह सोने के लिए तैयार हो रही थी, अनुष्का ने सोचा कि कैसे दयालुता का एक साधारण कार्य उसके जीवन को बदलने वाली घटनाओं की श्रृंखला को कैसे शुरू कर दिया था। वह मुस्कुराते हुए सो गई, यह देखने के लिए उत्सुक कि भविष्य क्या लाएगा। जो अनुष्का नहीं जानती थी वह यह था कि उसका साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था और उसकी नई नौकरी उसके लिए ऐसी चुनौतियां और आश्चर्य लेकर आएगी जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह उज्जवल और साफ थी, जैसे आकाश भी अनुष्का की नई शुरुआत का जश्न मनाना चाहता हो। वह जल्दी उठी, अपने अलार्म के बजने से बहुत पहले, विशेष अवसरों के लिए संरक्षित एक सूट चुनते हुए। जैसे वह दर्पण में अपने हार को ठीक कर रही थी, वह मुस्कुरा नहीं सकी। यह ऐसा था जैसे वह अपने आप का एक नया संस्करण देख रही थी, एक अधिक आत्मविश्वासी और संभावनाओं से भरी अनुष्का। आरुषि कमरे में आई, पहले से ही स्कूल के लिए तैयार। आप तैयार हैं, मम्मी? उसने गर्व की मुस्कान के साथ पूछा। अनुष्का ने सिर हिलाया, गहरी सांस लेते हुए। जितनी मैं हो सकती हूं, उसने जवाब दिया। रसोई में सुमन ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर रखा था। अच्छी तरह से खाओ, मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, अंडे का एक बड़ा हिस्सा परोसते हुए।
तुम्हें अपने बड़े दिन के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। नाश्ते के दौरान परिवार उनके सामने खुलने वाली संभावनाओं के बारे में उत्साह से बात कर रहा था। माहौल बिजली से भरा था, आशा और उम्मीद से भरा। याद रखना, सुमन ने कहा जब अनुष्का जाने के लिए तैयार हो रही थी, तुम कुछ भी कर सकती हो जो तुम अपने मन में ठान लो। जाओ और उन्हें दिखा दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। अपनी मां और बेटी को अंतिम गले लगाने के बाद अनुष्का बाहर निकल गई, अपनी नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। विकास के साथ बैठक कंपनी के मुख्यालय में निर्धारित थी, शहर के केंद्र में एक आधुनिक इमारत। जब अनुष्का लॉबी में प्रवेश की तो वह एक पल के लिए जगह की भव्यता से अभिभूत हो गई। उसने गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाते हुए कि वह यहां होने के लायक थी। विकास ने उसे अपने कार्यालय में मिला, जो शहर के दृश्य के साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसा लग रहा था। स्वागत है, अनुष्का, उन्होंने कहा, एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। मैं बहुत खुश हूं कि आपने हमारी पेशकश स्वीकार कर ली। अगले कुछ घंटों के दौरान विकास ने उसे जनरल मैनेजर के रूप में उसकी नई जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से समझाया। अनुष्का ध्यान से सुनती रही, नोट्स लेती और सवाल पूछती। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि हालांकि काम चुनौतीपूर्ण होगा, वह इसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, विकास ने बैठक के अंत में कहा, उनका स्वर अधिक गंभीर हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पिता को अल्जाइमर है। पिछले कुछ महीनों में उनकी स्थिति बिगड़ गई है और कभी कभी वे घर से भाग जाते हैं। अनुष्का ने सिर हिलाया, रामू के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए। मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूं, विकास ने जारी रखा। अगर आप कभी मेरे पिता को पेट्रोल पंप पर देखें या अगर आप सुने कि किसी ने उन्हें देखा है, तो क्या आप मुझे तुरंत कॉल कर सकती हैं? यहां मेरा व्यक्तिगत नंबर है, उन्होंने कहा, एक कागज के टुकड़े पर एक नंबर लिखते हुए। बिल्कुल, अनुष्का ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं जो भी मदद कर सकती हूं, करूंगी, विकास कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराए। धन्यवाद, अनुष्का। मुझे पता था कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। जब बैठक समाप्त हुई, अनुष्का इमारत से बाहर निकली, उत्साहित और थोड़ा अभिभूत महसूस कर रही थी। उसे बहुत कुछ सीखना था, लेकिन वह चुनौती के लिए तैयार थी। अगले कुछ दिन गतिविधि के भंवर में बीते। अनुष्का अपनी नई भूमिका में डूब गई, व्यवसाय की बारीकियों को तेजी से सीखते हुए। उसका करुणामय दृष्टिकोण और अटूट कार्य नैतिकता ने जल्द ही उसके कर्मचारियों का सम्मान जीत लिया। हालांकि सब कुछ आसान नहीं था। उसके कुछ पुराने सहकर्मी, विशेष रूप से राहुल, उसकी अचानक पदोन्नति से नाराज थे। अनुष्का को इन तनावों को सावधानी से नेविगेट करना पड़ा, अधिकार और सहानुभूति के बीच संतुलन बनाते हुए। एक दोपहर, अपनी नई नौकरी शुरू करने के एक सप्ताह बाद, अनुष्का अपने कार्यालय में मासिक रिपोर्ट की समीक्षा कर रही थी जब मीरा, अब उसकी सहायक, जल्दबाजी में अंदर आई। अनुष्का, मीरा ने सांस लेते हुए कहा, स्टोर में एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो परेशानी पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि वह श्री गुप्ता के पिता हो सकते हैं। अनुष्का तुरंत खड़ी हो गई। धन्यवाद मीरा, मैं इसे संभाल लूंगी। जब वह स्टोर में पहुंची तो उसने रामू को एक ग्राहक के साथ बहस करते हुए देखा। बुजुर्ग व्यक्ति भ्रमित और परेशान दिख रहे थे। यह मेरा पेट्रोल पंप है, रामू चिल्ला रहे थे। आप मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। अनुष्का शांति से पास गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रामू जी, उसने नरमी से कहा, क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं अनुष्का हूं। रामू ने उसे देखा, उनकी आंखों में भ्रम स्पष्ट था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर उनका चेहरा प्रकाशित हो गया। अनुष्का। पेट्रोल पंप का फरिश्ता, अनुष्का राहत महसूस करते हुए मुस्कुराई। हाँ, रामू जी। क्यों न आप मेरे साथ आएं? हम कॉफी पी सकते हैं और थोड़ी देर बात कर सकते हैं। सावधानी और धैर्य के साथ अनुष्का रामू को शांत करने और उन्हें अपने कार्यालय में ले जाने में सफल रही। जबकि मीरा उनके लिए कॉफी ला रही थी, अनुष्का ने चुपके से विकास को कॉल किया। विकास, यह अनुष्का है, उसने धीमी आवाज में कहा, जबकि रामू खिड़की से बाहर देख रहे थे। आपके पिता यहां हैं, पेट्रोल पंप पर।
वे सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उन्हें लेने आना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूं, विकास ने जवाब दिया, उनकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। धन्यवाद, अनुष्का। अगले घंटे के दौरान अनुष्का ने रामू को शांत और मनोरंजित रखा, उनकी कहानियों को अपने पेट्रोल पंप के बारे में सुनते हुए और समझदारी से सिर हिलाते हुए। हालांकि उनके बहुत से शब्द भ्रमित थे, अनुष्का उस व्यक्ति की झलक देख सकती थी जो वे एक बार थे, एक जुनूनी व्यवसायी और एक प्यार करने वाले पिता। जब विकास पहुंचे, हांफते हुए और चिंता से भरे चेहरे के साथ, उन्होंने अपने पिता को अनुष्का के साथ हंसते हुए पाया, पेट्रोल पंप के मालिक के रूप में अपने दिनों की एक मजेदार कहानी पर। विकास, रामू ने अपने बेटे को देखकर उत्साह से कहा, देखो कौन यहाँ है। यह अनुष्का है, पेट्रोल पंप का फरिश्ता। मैंने उसे व्यवसाय चलाने के लिए नियुक्त किया है। विकास ने अनुष्का की ओर कृतज्ञता से देखा, मौन रूप से धन्यवाद कहते हुए। पापा, विकास ने ऊंची आवाज में कहा, घर जाने का समय हो गया है। माँ हमारा रात के खाने के लिए इंतजार कर रही हैं। रामू ने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर मुस्कुराए। ओह हाँ, तुम्हारी माँ हमेशा नाराज हो जाती है अगर हम खाने के लिए देर से पहुंचते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अनुष्का, रामू ने कहा। मेरे पेट्रोल पंप का अच्छी तरह से ध्यान रखना, अनुष्का ने सिर हिलाया, भावुक होकर। मैं ऐसा ही करूंगी, रामू जी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे ही विकास अपने पिता को बाहर ले जा रहे थे, वे एक पल के लिए रुके। अनुष्का, मुझे नहीं पता कि आपका कैसे धन्यवाद करूं, विकास ने कहा। आपने इसे अद्भुत तरीके से संभाला, अनुष्का मुस्कुराई। धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, विकास। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। उनके जाने के बाद अनुष्का कुछ देर अपने कार्यालय में बैठी रही, जो कुछ हुआ था उस पर विचार करते हुए। इस घटना ने उसे याद दिलाया कि वह वहां क्यों थी। यह नौकरी सिर्फ एक नौकरी से कहीं अधिक थी। यह एक ऐसी दुनिया में अंतर लाने का अवसर था जो अक्सर करुणा की कमी से ग्रस्त लगती थी। अगले दिनों में नई चुनौतियां आईं। अनुष्का को असंतुष्ट कर्मचारियों, मुश्किल ग्राहकों और एक व्यवसाय के प्रबंधन की जटिल बारीकियों से निपटना पड़ा। लेकिन हर बाधा का सामना उसने उसी दृढ़ संकल्प और करुणा के साथ किया जो उसने उस दिन रामू के साथ दिखाई थी। एक शाम, जब वह कार्यालय बंद कर रही थी, राहुल उसके पास आया। वह उसकी पदोन्नति के बाद से उसके सबसे कड़े आलोचकों में से एक रहा था, और अनुष्का ने खुद को एक और टकराव के लिए तैयार किया। अनुष्का, राहुल ने शुरू किया, उसकी आवाज असामान्य रूप से नरम थी। मैं माफी मांगना चाहता हूं। अनुष्का ने उसे आश्चर्य से देखा। माफी मांगना, राहुल? राहुल ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से असहज महसूस करते हुए। हाँ, मैं आपके प्रति अन्यायपूर्ण रहा हूं। मैं आपकी पदोन्नति से ईर्ष्या कर रहा था, और ठीक है, मैं गलत था। मैंने देखा कि आपने पिछले दिन श्री गुप्ता की स्थिति कैसे संभाली। यह प्रभावशाली था। अनुष्का ने अपने गले में एक गांठ महसूस की। धन्यवाद, राहुल। इसका मेरे लिए बहुत मायने है। आप एक अच्छी मैनेजर हैं, अनुष्का, राहुल ने जारी रखा। और आप उस दिन सही थीं जब आपने उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की थी। कभी कभी सही काम करना नियमों का अक्षरशः पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन शब्दों के साथ राहुल चला गया, अनुष्का को भावुक और चिंतनशील छोड़ गया। उसने पिछले कुछ हफ्तों में कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन इस तरह के क्षण उसे याद दिलाते थे कि वह सही रास्ते पर थी। उस रात, जब वह आरुषि और सुमन के साथ रात का खाना खा रही थी, अनुष्का ने उन्हें अपने दिन के बारे में बताया और राहुल के माफी मांगने के बारे में भी। देखा, मम्मी, आरुषि ने गर्व की मुस्कान के साथ कहा। आप सभी को दिखा रही हैं कि आप कितनी अद्भुत हैं। सुमन ने सिर हिलाया, उनकी आंखें चमक रही थीं। मुझे हमेशा से पता था कि तुम बड़े काम करोगी, मेरी बच्ची। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अनुष्का ने अपने परिवार को देखा, कृतज्ञता की एक लहर महसूस करते हुए। मैं इनमें से कुछ भी आप लोगों के समर्थन के बिना नहीं कर पाती, उसने कहा। आप लोगों का समर्थन मेरे लिए सब कुछ है। जैसे वह उस रात सोने के लिए तैयार हो रही थी, अनुष्का ने सोचा कि इतने कम समय में उसका जीवन कैसे बदल गया था। बेरोजगारी और निराशा के कगार पर होने से अब वह एक ऐसी स्थिति में थी जहां वह लोगों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकती थी।
लेकिन जैसे वह सो रही थी, अनुष्का यह नहीं जान सकती थी कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अभी भी आने वाली थी। एक ऐसी चुनौती जो उसने जो कुछ भी सीखा था उसे परखेगी और एक बार फिर उसके जीवन की दिशा बदल देगी। महीने बीत गए और अनुष्का जनरल मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका में जम गई। उसके नेतृत्व में पेट्रोल पंप फला फूला। उसने ग्राहक केंद्रित नई नीतियां लागू की, कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों में सुधार किया और संचालन को अनुकूलित किया। राजस्व बढ़ गया और कर्मचारियों का मनोबल अपने उच्चतम स्तर पर था। हालांकि जैसे जैसे उसके पद पर पहले साल की सालगिरह नजदीक आ रही थी, घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होने लगी जो अनुष्का ने जिस सब के लिए इतनी मेहनत की थी उसे खतरे में डाल देगी। सब कुछ एक शुक्रवार की दोपहर को शुरू हुआ जब अनुष्का को विकास से एक तत्काल कॉल मिला। अनुष्का, विकास की आवाज तनावपूर्ण थी, मुझे चाहिए कि आप तुरंत मुख्य कार्यालय आएं। एक जटिल स्थिति उत्पन्न हुई है। इंट्रिग्ड और थोड़ा चिंतित, अनुष्का मुख्य कार्यालय की ओर निकल पड़ी। जब वह पहुंची तो उसने विकास को अपने कार्यालय में घबराहट में टहलते हुए पाया। क्या हो रहा है, विकास? अनुष्का ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। विकास रुके और उसे भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ देखा। अनुष्का, कंपनी मुसीबत में है। गंभीर मुसीबत में। अगले घंटे के दौरान विकास ने स्थिति समझाई। एक आंतरिक ऑडिट ने महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया था जो कई साल पहले से चल रही थीं, बहुत पहले जब अनुष्का कंपनी में शामिल हुई थी। प्रतीत होता है कि पूर्व वित्त निदेशक धन का गबन कर रहा था और रिपोर्ट में हेरफेर कर रहा था। अगर यह सार्वजनिक हो जाता है, विकास ने कहा, हताशा से अपने बालों में हाथ फेरते हुए, यह कंपनी का अंत हो सकता है। सैकड़ों लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। अनुष्का बैठ गई, महसूस करते हुए जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही हो। हम क्या कर सकते हैं, विकास? विकास ने उसे देखा और अनुष्का ने उनकी आंखों में एक आंतरिक संघर्ष देखा। मेरे पास एक प्रस्ताव है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सही है। बढ़ती चिंता के साथ अनुष्का ने सुना जब विकास ने अपनी योजना समझाई। वे चाहते थे कि अनुष्का अनियमितताओं को छिपाने में मदद करे, कम से कम अस्थायी रूप से, जबकि वे आंतरिक रूप से स्थिति को सुधारने के लिए काम करते। मैं जानता हूं कि यह बहुत मांगना है, विकास ने कहा। उनकी आवाज लगभग विनती कर रही थी, लेकिन सभी कर्मचारियों के बारे में सोचो, उनके परिवारों के बारे में। अगर कंपनी गिरती है तो सभी को पीड़ा होगी। अनुष्का लंबे समय तक चुप रही, उसका दिमाग चकरा रहा था। एक तरफ वह विकास की कर्मचारियों के लिए चिंता को समझ सकती थी। वह खुद उनमें से कई के साथ करीब हो गई थी और उनके नौकरी खोने का विचार उसका दिल तोड़ रहा था। इसके अलावा वह विकास की बहुत ऋणी थी, जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा जरूरत के समय में एक दूसरा मौका दिया था। लेकिन दूसरी ओर एक कवर अप में शामिल होने का विचार उन सभी चीजों के खिलाफ था जिन पर वह विश्वास करती थी। क्या यह ठीक वैसा ही अनैतिक व्यवहार नहीं था जिससे लड़ने की उसने कसम खाई थी? विकास, अनुष्का ने अंततः कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैं आपकी चिंता को समझती हूं, सच में, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती। यह सही नहीं है। विकास ने उसे निराशा और सम्मान के मिश्रण के साथ देखा। मैं समझता हूं, अनुष्का, और मेरे एक हिस्से को पता था कि तुम यही कहोगी। यह उन कारणों में से एक है जिनके लिए मैं तुम्हारा इतना सम्मान करता हूं। अनुष्का खड़ी हुई, भावनात्मक रूप से थकी हुई महसूस कर रही थी। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए, विकास। कोई ऐसा तरीका जिससे हम इसका सामना ईमानदारी से कर सकें। शायद अगर हम जो हुआ है उसके बारे में पारदर्शी हों और इसे सुधारने के लिए एक स्पष्ट योजना दिखाएं, तो हम अपनी अखंडता से समझौता किए बिना कंपनी को बचा सकते हैं। विकास ने धीरे से सिर हिलाया। शायद तुम सही हो। मुझे इस पर सोचने के लिए समय की जरूरत है। कृपया अभी के लिए किसी को इस बातचीत के बारे में न बताएं। अनुष्का ने सहमति व्यक्त की और चली गई। उसका दिमाग अभी भी उस जानकारी के निहितार्थों पर घूम रहा था जो उसने अभी अभी खोजी थी। जैसे जैसे वह घर की ओर गाड़ी चला रही थी, उसे एहसास हुआ कि वह एक मोड़ पर खड़ी थी। अगले कुछ दिनों में उसके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल उसके करियर को प्रभावित करेंगे, बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। उस रात अनुष्का मुश्किल से सो पाई। वह बिस्तर में करवटें बदलती रही,
अपने विकल्पों पर विचार करती हुई निराशा से एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रही थी जो कंपनी को बचा सके बिना उसकी नैतिकता से समझौता किए। जो अनुष्का नहीं जानती थी वह यह था कि विकास के साथ उसकी बातचीत केवल शुरुआत थी। आने वाले दिनों में वह घटनाओं के एक तूफान में फंस जाएगी जो उसकी ईमानदारी, उसकी करुणा और उसके संकल्प को पहले से कहीं अधिक परीक्षा में डालेगी। जैसे जैसे सूर्य उदय हुआ, एक नए दिन की शुरुआत को चिह्नित करते हुए अनुष्का थकी हुई उठी, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ। वह जानती थी कि उसके सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन वह इसका सामना उसी दयालुता और दृढ़ता के साथ करने का निश्चय कर चुकी थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। जो वह कल्पना नहीं कर सकती थी वह यह था कि अगले कुछ दिनों में उसके निर्णय न केवल उसके जीवन को बदल देंगे, बल्कि पेट्रोल पंप और उसके छोटे समुदाय से परे फैलने वाला एक प्रभाव डालेंगे। अगले कुछ दिन अनुष्का के लिए भावनाओं और कठिन निर्णयों का भंवर थे। एक तरफ वह विकास और उस कंपनी के प्रति गहरी वफादारी महसूस करती थी जिसने उसे एक दूसरा मौका दिया था। दूसरी ओर उसकी नैतिकता और ईमानदारी की भावना उसे किसी भी तरह के कवर अप में शामिल होने से रोक रही थी। अनिद्रा की रातों और आरुषि और सुमन के साथ लंबी बातचीत के बाद अनुष्का ने एक निर्णय लिया। वह चुप नहीं रह सकती थी, लेकिन वह कंपनी और उसके कर्मचारियों को अनावश्यक नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। दृढ़ संकल्प के साथ अनुष्का ने विकास के साथ एक बैठक की व्यवस्था की। मैंने हमारी बातचीत के बारे में बहुत सोचा है, अनुष्का ने शुरुआत की, उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी। और मुझे लगता है कि मेरे पास एक प्रस्ताव है। विकास ने उसे जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। मैं सुन रहा हूं। मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम पूरी तरह से पारदर्शी हों, अनुष्का ने कहा। हम खुद ही अनियमितताओं का खुलासा करें, इससे पहले कि कोई और करे। हम दिखाएं कि हम स्थिति को कैसे सुधारेंगे और किसी भी प्रभावित पक्ष को मुआवजा देंगे। हम नए नियंत्रण और नीतियां लागू करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह फिर कभी न हो। विकास ने चुपचाप सुना, उनका चेहरा अपठनीय था। जब अनुष्का समाप्त हुई तो लंबे समय तक चुप्पी छाई रही। यह जोखिम भरा है, विकास ने अंततः कहा। हम सब कुछ खो सकते हैं या हम कुछ बहुत अधिक मूल्यवान पा सकते हैं, अनुष्का ने जवाब दिया। विश्वास, ईमानदारी, यह दिखाने का मौका कि हम एक ऐसी कंपनी हैं जो सही काम करती है, भले ही यह कठिन हो, जो एक अनंत काल लगा। उसके बाद विकास ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम सही हो, अनुष्का। तुम हमेशा सही रही हो। चलो इसे करते हैं। अगले दिन एक गतिविधि के भंवर में बीते। अनुष्का ने विकास और वकीलों और लेखाकारों की एक टीम के साथ अथक रूप से काम किया ताकि एक पूर्ण बयान और कार्य योजना तैयार की जा सके। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस के दिन अनुष्का चिंतित पत्रकारों और कर्मचारियों से भरे कमरे के सामने विकास के बगल में खड़ी थी। स्पष्ट और दृढ़ आवाज में विकास ने वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया और उन्हें सुधारने की अपनी योजना प्रस्तुत की। और अब विकास ने कहा, मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा जिसने हमें यह कठिन लेकिन आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, अनुष्का कुमार, हमारी जनरल मैनेजर। अनुष्का ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था लेकिन उसका संकल्प अटूट था। उसने व्यवसाय में ईमानदारी के महत्व के बारे में बात की, कैसे दयालुता का एक कार्य सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर सकता है, और एक ऐसी कंपनी के दृष्टिकोण के बारे में जो न केवल आर्थिक लाभ की तलाश करती है बल्कि अपने कर्मचारियों और समुदाय के कल्याण की भी। प्रारंभिक प्रतिक्रिया मिश्रित थी। अनियमितताओं पर आक्रोश था, लेकिन पारदर्शिता और कार्य योजना के लिए सम्मान भी था। अगले दिन तनावपूर्ण थे। कंपनी गहन जांच के अधीन थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित होने लगा। कंपनी की ईमानदारी से प्रभावित ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं ने अपने अनुबंधों को नवीनीकृत किया। अनुष्का के नैतिक नेतृत्व से प्रेरित कर्मचारियों ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। स्थानीय समुदाय उस कंपनी के समर्थन में एकजुट हो गया जिसने सही काम करने का चुनाव किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हफ्तों बाद अनुष्का अपने कार्यालय में थी जब उसे एक कॉल आया। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय अखबार का एक पत्रकार था। श्रीमती कुमार, पत्रकार ने कहा, हम व्यावसायिक नैतिकता पर एक रिपोर्ट कर रहे हैं और आपके मामले ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको यह निर्णय लेने के लिए क्या प्रेरित किया?
अनुष्का मुस्कुराई, पेट्रोल पंप पर उस दिन को याद करते हुए जब उसने एक भ्रमित बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की थी। यह सब दयालुता के एक साधारण कार्य से शुरू हुआ, उसने बताना शुरू किया। अगले घंटे के दौरान अनुष्का ने पत्रकार को अपनी कहानी सुनाई, अपनी प्रारंभिक बर्खास्तगी से लेकर जनरल मैनेजर के रूप में अपनी पदोन्नति तक, और अंत में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने का कठिन निर्णय। उसने व्यवसाय में ईमानदारी के महत्व के बारे में और इस बारे में जोश के साथ बात की कि कैसे करुणा का एक छोटा सा कार्य बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब साक्षात्कार समाप्त हुआ तो पत्रकार स्पष्ट रूप से भावुक था। श्रीमती कुमार, आपकी कहानी प्रेरणादायक है, उसने कहा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपके उदाहरण से प्रेरित महसूस करेंगे। कुछ दिनों बाद जब लेख प्रकाशित हुआ तो प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। अनुष्का की कहानी वायरल हो गई, पूरे देश में व्यावसायिक नैतिकता पर बहसों को प्रेरित करते हुए। जल्द ही विश्वविद्यालयों और व्यापार सम्मेलनों में व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण आने लगे। इस सब के बीच अनुष्का ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। वह पेट्रोल पंप को उसी करुणा और समर्पण के साथ चलाती रही जो हमेशा से उसकी विशेषता रही थी। उसने सभी कर्मचारियों के लिए नैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए और रामू के साथ अपने अनुभव से प्रेरित होकर कठिन परिस्थितियों में ग्राहकों की मदद के लिए एक कोष स्थापित किया। एक दिन जब अनुष्का ग्राहक सेवा की एक नई पहल की निगरानी कर रही थी, उसने एक परिचित कार को पार्क करते देखा। यह विकास था और उसके आश्चर्य के लिए उनके साथ उनके पिता रामू भी थे। अनुष्का, रामू ने उसे देखते ही पुकारा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अनुष्का पास आई, भावुक होकर। रामू जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, तुम्हारी वजह से, रामू ने जवाब दिया, अनुष्का के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए। विकास ने मुझे सब कुछ बताया जो तुमने किया है। मुझे हमेशा पता था कि तुम खास हो। विकास मुस्कुराए, उनकी आंखें भावना से चमक रही थी। पापा यहां आकर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते थे, उस कंपनी को बचाने के लिए जिसे उन्होंने बनाया था। अनुष्का ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन रही है। आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल वही किया जो मुझे सही लगा। और यही, विकास ने कहा, ठीक वही है जिसके लिए हम आभारी हैं। अनुष्का, तुम्हारी ईमानदारी ने न केवल कंपनी को बचाया है, बल्कि हमें एक नया उद्देश्य दिया है, व्यवसाय करने का एक नया तरीका। जैसे जैसे वे बातचीत कर रहे थे, अनुष्का यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि कैसे दयालुता का एक साधारण कार्य घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दे सकता है जिसने इतने सारे जीवन बदल दिए। उसका अपना जीवन भी शामिल है। उस रात घर पर वापस आकर अनुष्का ने रात के खाने के दौरान आरुषि और सुमन के साथ जो कुछ हुआ था साझा किया। मैं तुम पर इतनी गर्व हूं, मम्मी, आरुषि ने कहा, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। आपने इतने सारे जीवन को बेहतर बना दिया है, सुमन ने सिर हिलाया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए। मुझे हमेशा पता था कि तुम बड़ी चीजों के लिए बनी हो, मेरी बच्ची। तुम्हारा दयालु दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अनुष्का ने अपने परिवार को देखा, गहरी कृतज्ञता महसूस करते हुए। मैं इनमें से कुछ भी आप लोगों के समर्थन के बिना नहीं कर पाती, उसने कहा। आप लोग मेरी ताकत हैं। जैसे जैसे वह उस रात सोने के लिए तैयार हो रही थी, अनुष्का ने अपनी यात्रा पर चिंतन किया, एक साधारण पेट्रोल पंप कर्मचारी से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक नेतृत्व का एक उदाहरण बनने तक। लेकिन जिस बात पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वह मान्यता या पेशेवर सफलता नहीं थी, बल्कि यह जानना था कि उसने अपनी ईमानदारी बनाए रखी थी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं थी। यह दयालुता की शक्ति का एक प्रमाण था कि करुणा का एक छोटा सा कार्य ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो हमारी कल्पना से परे फैल सकती हैं। जैसे जैसे अनुष्का ने अपनी आंखें बंद की, वह मुस्कुराई। वह नहीं जानती थी कि भविष्य क्या लाएगा, लेकिन वह एक बात के बारे में निश्चित थी, वह हर चुनौती का सामना उसी करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ करना जारी रखेगी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। क्योंकि अंत में उसने समझा, यह हमारे कार्य हैं जो परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं और दुनिया पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार कृतज्ञता और आशा से भरे दिल के साथ अनुष्का सो गई, जीवन के किसी भी नए अध्याय का सामना करने के लिए तैयार जो उसके लिए इंतजार कर रहा हो।